हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमने रॉल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की एक झलक को देखा। इस वीडियो में हम कंप्लीटली रॉल्स लॉ को समझेंगे कि वो क्या होता है और डेल्टा पी और डेल्टा टीबी के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करके रॉल्स लॉ में कैसे यूज किया जाता है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले रॉल्स लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल गिवन है। इस स्विमिंग पूल में नॉर्मल समर डेज में क्या होता होगा? वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जा रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि इस स्विमिंग पूल के सरफेस पे हम लोग अ, कुछ वुडन सैक्स को यानी कि तख्ते को बिछा देते हैं। अब जिस एरिया में तख्ते को बिछाया गया होगा उस एरिया से तो वाटर इजीली इवेपोरेट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है। तो रॉल्स लॉ भी हमें यही चीज बताता है। रॉल्स लॉ हम ये बताता है कि यदि हम पानी की सतह पे लकड़ी के कुछ तख्ते को अगर हम बिछा दें तो हवा में वो उड़ तो नहीं सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली उस डायमेंशन को घेर लेंगे और वहां पे बेसिकली इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा। अगर वर्ड्स में हम लोग लिखे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि रॉल्स लॉ एक्सप्लेन्स दैट when a non-volatile solute is added in a solvent, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure of the solution is directly equal to the mole fraction of the solute. Is directly equal to the mole fraction of solute. Mole fraction of the solute। कहने का मतलब है इसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए आप सभी को पता होगा कि हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वाटर को यहाँ पे बॉयल कर देते हैं। अब बॉयल करने के दौरान 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा होगा, वो इजीली 180 एम्परेचर से भाई वेपोराइज होके ऊपर जा रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, हमने शुगर ऐड कर दिया। तो भाई शुगर वेपराइज तो नहीं हो सकता है। वो क्या होगा, वो होगा कि इसके ऊपर वाले सरफेस पे जाके जम जाएगा और हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है। तो हमारा जो रॉल्स लॉ है वो यही बताता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज समझना हमें ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम लोग डी नॉट से डिनोट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग या सॉल्यूट को हम लोग पर्टिकुलर पीएस लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है यानी कि डेल्टा पी, वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है। अब हमारे पास रॉल्स लॉ के मुताबिक जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है। यानी कि हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा P नॉट इंटू x1। अच्छा जी, यहाँ से एक चीज हमें बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 और x2 जो होता है वो क्या होता है। जब आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन तो आपको पता होगा कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। ठीक है सर। यानी कि अगर हम x1 की वैल्यू निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस x2। सिंप्लीफाई। अगर हम इसी चीज को पुट कर दें
इसी चीज को पर्टिकुलर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P नॉट इंटू 1 माइनस x2। क्लियर है? हमारे साथ होता क्या है यहाँ पे, आप सिंपली समझिएगा कि अगर हम इसे रीअरेंज कर दे, अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लोग डेफिनेटली इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से P नॉट माइनस P नॉट x2। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस निगेटिव पार्ट को उठा के आप इधर ले आइए या x2 को आप इधर ले आइए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कि x2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P। सिंपली आप इसको लिख सकते हो ऐसे, आप यहाँ पे जहां जहां हैं आप उसको S लगा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, वो आप आसानी से उसको कर सकते हो। हमारे पास ये वैल्यू तो मिल गया, अब आगे क्या होगा भाई, ये x2 की वैल्यू है, बट एक यहाँ पे ना दिक्कत ये आ जाता है कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि हमारा जो N2 होता है वो वेरी वेरी लेस देन होता है, क्या वो वेरी वेरी लेस देन होता है N1 से। इसका मतलब क्या है कि हम लोग X यानी कि मोल फ्रैक्शन जब लिख रहे हो तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 ना लिख के हम लोग इसको इक्विवेलेंटली ये लिख सकते हैं कि N2 अपॉन N1 ऑन अ डायरेक्ट बेसिस। ठीक है, ये चीज हो सकता है हमारे पास, यानी कि अगर हम वैल्यू लिखे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हमारे पास N2 अपॉन में N। हम लोग यहाँ तक इसको समझ के अभी तक के लिए रख ले। ठीक है, इसमें एक सिंपल चीज हमें ये समझना है आगे चल के कि आखिर